बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। बुक कीपिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेसिस पे कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी जो कंपनी को लोन वगैरह दे रहे हैं बैंक्स, या फिर कोई जो और कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी एजेंसी है जो कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहती है, वो कंपनी के बारे में सोच पाती है। दैट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पहले मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है बेटा। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। भाई जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, सर्विसेज देता है। एक अकाउंटेंट क्या करता है, सर्विसेज देता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट क्या, सर्विसेज। हम लोग सर्विसेज देते हैं, ओनली क्या है, सर्विसेज। हम कोई गुड्स बना के नहीं देते, हम कोई गुड्स बना के नहीं देंगे बेटा। दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स बना रहा है, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर है दूसरा, तो वो क्या कर रहा है बेटा, सर्विसेज दे रहा है। मैं इसको बोलता रहा हूँ मैन्युफैक्चरर जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन सर्विसेज। एयरटेल क्या कर रहा है बेटा, एयरटेल सिर्फ सर्विस दे रहा है। गुड्स, टाटा मोटर्स ये क्या कर रही है बेटा, गुड्स बना रही है। ये क्या कर रही है, गुड्स बना रही है। ये क्या कर रही है बच्चे, गुड्स बना रही है यहाँ पे। ठीक। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता हूं। एंड प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। जो किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो फाइनेंशियल में होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी, जो पैसे कमाने वाली एंटिटी है, मीन्स बिजनेस, मीन्स फर्म, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट्स कमाएंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग इनकम जनरेट करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन हमने बात की है बेटा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वह अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड इसके थ्रू हमने बताई है आपको ये। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं अब अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अकाउंटिंग को हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसे बेटा, इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। नंबर वन, अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है हमारे लिए, क्योंकि हम डे टू डे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। नंबर टू, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले डेटा को कलेक्ट करना, देन उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना, उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको समराइज करना, एंड देन उसके बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है बेटा, आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया बेटा, फिर आपने बनाई एक बैलेंस शीट। तो इनके बारे में हमें डिसीजन लेने होते हैं। एंड कम्युनिकेट टू यूजर तक अपनी बात को पहुंचाना। ईच स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस जनरेट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प डिसीजन मेकिंग। जो ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का, इसमें हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग हम लोग इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की हो सकती है, तो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। मेनली जो हमने इसके टाइप्स बांटे हैं, नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और कुछ देखो, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक जो प्रॉफिट को अर्न कर रही है और एक होती है नॉन प्रॉफिट। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट, ये अगर रहा है नॉन प्रॉफिट है, तो यहां पे जो भी अकाउंट्स बनेंगे, क्या वो पीएनएल अकाउंट बनेंगे, नहीं। यहां पे जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, पर यहां पे जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन जो कंपनियां प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो वो क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट के लिए अर्न कर रही है। मतलब जितने भी आपके सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो ये बनाते होंगे आपके, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आपके बनाते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बेटा बिजनेस नेचर से चल रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आता है पोजीशन। आप कैसे बता पाओगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी जो अभी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे है। भाई हम बैलेंस शीट के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट, क्या जो एनजीओ होंगे क्या वो बैलेंस शीट बनाएंगे, बिल्कुल, ये भी बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, चाहे प्रॉफिट के लिए कर रहे हो चाहे वो नॉन फॉर प्रॉफिट हो। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में इसको आप 12th में आकर के बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल के बस आप इतना पढ़ लीजिए। कैश फ्लो के अंदर हम लोग देखते हैं पैसे का इनफ्लो,
और पैसे का आउटफ्लो, कितना हमारे पास फ्लो इन में हो रहा है, कितना हमारे पास आउट में हो रहा है, हम दोनों को मेजर करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मेजरली हम तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। नंबर 1 आपका होता है इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 3 में आपका आता है कैश फ्लो। आप कैश फ्लो का एक और भाई है, उसको बोलते हैं फंड फ्लो। क्या बोलते हैं? फंड फ्लो। फंड फ्लो बेटा मास्टर्स में पढ़ोगे कभी भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नंबर 1, पहला है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं प्रॉफिट को उसने सरप्लस बोला है, क्योंकि जो सरप्लस वर्ड ये यूज किया गया है बेटा, सरप्लस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनते हैं उसमें हमेशा प्रॉफिट नहीं मेंशन किया जाता है। क्या बताया जाता है? सरप्लस बताया जाता है। वहां पे कभी लॉस नहीं बताया जाता, वहां पे बताया जाता है सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस एंड डेफिसिट्स मतलब वहां पे प्रॉफिट होगा तो सरप्लस बोलेंगे, घाटा होगा तो डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस का ही नाम यूज किया जाता है शुद्ध भाषा में। लेकिन ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अगर हम एनजीओ में काम कर रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइडेड बाय द इनकम स्टेटमेंट्स शो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमने पहले भी बात की है बेटा, हम जो पूरी अकाउंटिंग करते हैं वो एक पूरे साल भर की करते हैं। साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, कंपनी के रेवेन्यू पर डिपेंड करता है, कंपनी के इनकम पे डिपेंड करता है। कंपनी अगर ज्यादा अर्न कर रही है तो ज्यादा अर्न कर रही है तो उसका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है शॉर्ट हो जाएगा, तीन महीने में वो अपने अकाउंट्स बनाएगा। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कमा रहा है तो 6 महीने बनाएगा। कई कंपनी ऐसी होती है जिनका रेवेन्यू बहुत कम होता है तो एक साल में अपनी अकाउंटिंग को वो मेंटेन करती है। तो एक साल के अंदर जो उन्होंने अपनी अकाउंटिंग बनाई है उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बताया जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी पहला इनकम स्टेटमेंट है बेटा। दूसरा डिफरेंट फॉर्म, कौन सी और चीज आपकी हो सकती है भाई? इसके अंदर आपका हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट। भाई जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी बैठ करके बेटा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का ही करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, तो कोई जरूरी है हम लोग क्या पता है कहीं से सामान लेकर किसी को सोल्ड कर रहे हो, बीच में अपना मार्जिन हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है पूरा, जिसमें से हम क्या निकालते हैं बेटा? कैलकुलेट करते हैं। हम बताते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इससे क्या जनरेट होता है? हमारा नेट प्रॉफिट होता है। एंड लास्ट में आता है कंपनी। अब कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनियां बनाती है पीएनएल। जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका नाम कंपनी ने थोड़ा चेंज कर दिया, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये कंपनीज एक्ट 2013 की रिकमेंडेशन के पहले हम लोग पढ़ते थे 1956, कंपनीज एक्ट 1956। अब हम पढ़ते हैं 2013। क्यों भाई? हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग इज आर्ट। अकाउंटिंग अगर आर्ट है बेटा तो उसमें चीजों को चेक किया जाता है, कोई मैरिड है कोई डीमेरिड है, तो डीमेरिड को हम लोग को कैसे खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए फिर हम नया कुछ बनाते हैं। तो ऐसी 1956 के अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए हमने 2013 का एक्ट लागू किया था अपना यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। आज के टाइम पे जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो बेटा 1956 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, और उससे पहले 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, और उससे पहले आप 1956 को पढ़ते थे। सर उससे पहले भी कोई लॉ था? हाँ उससे पहले कोई लॉ रहा होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं हम लोग 16 सेंचुरी में आई थी बेटा। अब 16 सेंचुरी में आई होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं उसे, हम लोग कंपनी वर्ड बोलते हैं हम लोग उसके लिए। तो कंपनी वर्ड इट मींस पहले कोई लॉ रहा होगा, इससे पहले भी कोई लॉ रहा होगा। जब हम बात कर रहे हैं 1956 के अंदर हमारा कंपनी एक्ट बना था, तो ये जो 16 सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जनरेट हो गई थी बेटा, कहां से आउट कर गई है? तो ये कोई ना कोई पहले भी लॉ होगा, उस लॉ को फिर थोड़ा सा उन्होंने अमेंडमेंट किया होगा, चेंज किए होंगे। तो करते 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 आज हमारे पास जो इंडिया का जो चल रहा है वो 2013 का एक्ट है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके अंदर क्या क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अगर इनकम ज्यादा है तो डेट इज सरप्लस, अगर इनकम कम है तो डेफिसिट। अगर आपका घाटा हो रहा है तो घाटे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट। अगर फायदा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। पहले क्या था बेटा 11th क्लास के अंदर आपको ये भी पढ़ना पड़ता था, आप लोग प्रॉफिट वाले अकाउंट भी बनाते थे और नॉन फॉर प्रॉफिट के अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अब क्या किया हमारी एनसीईआरटी ने? ये सिलेबस से काट दिया है। ये आपका फर्स्ट ईयर के अंदर है, ये आपका फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के अंदर आता भी है। पहले हमें 11th में ही इसको पढ़ना पड़ता था, फिर बाद में 12th में शिफ्ट किया इसको, और अब तो सिलेबस से साफ कर दिया इसको, ना 11th में ना ही 12th में। चलो जो भी है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास पॉइंट आता है फाइनेंशियल पोजीशन। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा? तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, वो मेजर होता है आपका बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग करने का बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद हमारी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है, फिर हम दोबारा अकाउंटिंग करते हैं बेटा। ठीक, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। लेकिन इससे हमें पता लग जाता है कि कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या नहीं है बेटा। इसी इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती है हमें। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है? इस बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट में बेसिकली ऐसे करके एक टी शेप बनता है, उसमें आपके इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हम लोग लायबिलिटीज को शो करते हैं, और
आपका राइट हैंड साइड पे हम लोग एसेट्स को शो करते हैं। एसेट्स मतलब संपत्तियां। तो जो जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो जो हमने लाइबिलिटीज ले रखी हैं, और जो मालिक की कैपिटल है उसको हम शो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल एक साइड पे आते हैं और एसेट्स एक साइड पे आते हैं, और इनका टोटल बराबर होता है। इनका टोटल हमेशा बराबर होता है। सर बराबर नहीं हुआ तो बड़ा इसमें इट मीन आपने बैलेंस शीट गलत बनाई है, कोई ना कोई दिक्कत हुई है, वो अकाउंटिंग फिर हमें चेक करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं एनपीओ। बेटा एनपीओ मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के लिए बात की जा रही है। नेट डिफरेंसेस इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इसमें जो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस, एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। हम लोग प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीधा बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? एक वर्ड कैपिटल। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एनजीओ की, तो एनजीओ कैपिटल को कैपिटल ना दिखा के कैपिटल फंड वर्ड वो लोग यूज करते हैं, कैपिटल फंड को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सेकंड नंबर हो गया। आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो हमने बेटा बात की अभी कि इनफ्लो कितना और आउटफ्लो कितना है, इनफ्लो कितना और आउटफ्लो कितना है। प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो के अंदर शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब जाना। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बेटा, पैसा आयो पैसा गयो, आना और जाना। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेल्प इन। अब इससे क्या क्या चीजें पता लग सकती है बेटा, हम लोग डेट पे करते हैं अपने। नेक्स्ट डिक्लेयरिंग करते हैं डिविडेंड्स को। नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं अपने एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना है, तो बेटा कैसे करें? विस्तार करेंगे तो बेटा हमारी कंपनी को बहुत सारी चीजें कैश का आउटफ्लो करना पड़ेगा, जैसे कि नई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, नया सेटअप करना पड़ेगा, तो हमारे लिए कैश का आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो चलो जा रहा है, इनफ्लो कितना आएगा फ्यूचर में, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है कि अभी आपका पैसा कितना जाने वाला है फर्म में से और फ्यूचर में कितना आने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? ठीक। तो आपके टोटल बेटा कितने पॉइंट्स हमारे पास ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर? टोटल 3 टाइप की स्टेटमेंट है। पहला आपका इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, लास्ट में आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक बच्चे क्लियर है? ठीक है। थर्ड में हम लोग बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि हमने अभी तक तो जो बात की थी वो अकाउंटिंग बेसिकली किसको रिकॉर्ड करता है बेटा? क्वांटिटेटिव मतलब वो नंबर्स को रिकॉर्ड करता है। बेसिकली क्या है? नंबर्स को रिकॉर्ड करता है। इसमें जो भी चलेगा वो नंबर में चलेगा। नंबर मतलब मनी, नंबर मीन्स मनी। ये किसको रिकॉर्ड करेगा? बेसिकली मनी को रिकॉर्ड करता है ये, नंबर को। लेकिन हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर अकाउंटिंग की, हर अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तभी उसे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो टोटल उसमें 4 टाइप की बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 रिलायबल होना चाहिए, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि उसमें मुझे विश्वास है, उसमें मुझे क्या है? विश्वास। सेकंड नंबर पे आता है रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब हमारे अनुसार होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा, क्या नहीं? समझ में आने लायक होना चाहिए। ऐसी अकाउंटिंग मत कर देना खाली आपको समझ में आए, दूसरे लोग समझ में नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं होता। इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सबको समझ में आएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, ये दूसरा आदमी भी पढ़ा रहा होगा, तीसरा भी पढ़ा रहा होगा, चौथा भी आपको यही बात पढ़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम सब ने एक ही तरह की अकाउंटिंग पढ़ी है और हम सब एक ही तरह की अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने हमें पढ़ाया होगा शायद उन्होंने भी वही अकाउंटिंग पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है? एक अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। एक क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट आता है कंपेरेबल। जब सबने एक ही पढ़ा है तो सबको कंपैरिजन करने में भी क्या होगा? बहुत आसानी होगी, सब उसे कंपेयर कर पाएंगे, सब उसे तोल पाएंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन चारों के बारे में। ये 4 ही हैं बेटा, ये 4 ही आती हैं। लेकिन अब क्या है बेटा, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रीजन, आपको अंदर की इंफॉर्मेशन देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा वाला आपका ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिलायबिलिटी है, रेलेवेंस है, कंपेरेबिलिटी है एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी है। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके ऊपर? फर्स्ट हमारे पास बात कर रहे हैं हम लोग रिलायबिलिटी। इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। अकाउंटिंग के अंदर जो पहली बात आती है, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? डिपेंडेबल होनी चाहिए एंड ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो है हमेशा जो भी आपकी अकाउंटिंग वो डिपेंडेबल होगी, मतलब जो आपने डेटा दिया है उसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। दूसरा, उसमें मुझे विश्वास है। सेकंड, इट शुड बी वेरीफाइबल, मतलब जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा उसको हम कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अकाउंटिंग हमेशा बेटा वाउचर्स के बेस पे रिकॉर्ड होती है। वाउचर मतलब बिल, जो भी आपने, अगर आपके पास कोई मशीन है, कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर है, यहाँ तक कि बेटा आपका मकान, आपके हाथ में जो फोन है बेटा वो फोन, उस फोन आपका है, इसका आपका क्या सबूत है? आप बोलोगे सर हमारे पास उसका बिल है। बिल को हम लोग अकाउंटिंग के अंदर वर्ड यूज करते हैं वाउचर्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग?
वाउचर, और यहीं पे उसका फीचर इस्तेमाल हो रखा है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। तो इसी को बोलते हैं कैन बी चेक्ड एंड कंफर्म, उसे हम चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये। सेकंड आता है बेटा क्या, फ्री फ्रॉम बायस। बायस मतलब उसमें कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि जो वेरीफाइबल होगा, अगर मान कर चलिए, अगर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं, तो अगर आपके हाथ में मर्डर वेपन है तो कंफर्म है कि आपने मर्डर किया होगा, चाहे आपने नहीं किया होगा लेकिन आपके हाथ में वेपन था, इट मींस आपने किया होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, फ्री फ्रॉम बाइसेस। पुलिस वाले आते हैं, आपको ही पकड़ेंगे बेटा पहले तो, ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स। तो ये अपना पे होता है रिलायबिलिटी, ये अपना पे क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट रिलायबिलिटी। सेकंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या होती है बेटा, अनुरूपता, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरूपता, मतलब जो मेरे अनुसार है, जो मेरे अनुसार चल रहा है बेटा। जैसे कि अभी मौसम है, हमारे अनुसार चल रहा है बेटा, बहुत गर्मी पड़ रही है, सर्दी आएंगे तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो हम उसके अनुसार क्या बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हुए हैं। गर्मियां हैं तो हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, सर्दियां हैं तो बेटा बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। तो ये क्या रेलिवेंस। तो अकाउंटिंग में क्या ऐसा कुछ होता है क्या ये हमारे अनुसार है? बिल्कुल, इसको बनाने वाले हम ही थे और हमने इसको अपने अकॉर्डिंग बनाया। जैसे कि इंफॉर्मेशन शुड बी एप्लीकेबल एंड यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। भाई जो अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, उसके पीछे रीजन क्या है? भाई मुझे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है? फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग मेरी हेल्प करेगी, और मैं उसको बना ही वैसे रहा हूं। भाई मुझे अगर खाने का मन कर रहा है आज कुछ अच्छा सा, तो मैं अच्छा ही बनाऊंगा। अगर आज मन नहीं कर रहा खाने का तो मैं नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या है? रेलिवेंस। भाई मुझे जो चीज अच्छी लग रही है मैं बेटा वैसी चीजें कर रहा हूँ। मेरा मन है बेटा आज व्हाइट शर्ट पहनने का, तो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है। मेरा मन है मैं नहीं, आज मैं व्हाइट नहीं पहनूंगा, आज मैं क्या बोलते हैं ब्लैक पहनूंगा। तो मैं, सिंपल सी बात है। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा, तो क्यों हम लोग ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमारा मन है। वैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका रेलिवेंस। सेकंड नंबर में बात करते हैं बेटा, इट मस्ट मेट द नीड्स ऑफ द यूजर्स एंड हेल्पिंग इवेल्युएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम लोग इसके बेसिस पे अपना पास्ट भी देख सकते हैं, प्रेजेंट, और मैंने कल ही बात की थी बेटा, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि अकाउंटिंग क्या होती है। आपका प्रेजेंट तो देखती देखती है, फ्यूचर भी आपको बता सकती है, पंडित बना सकती है आपको, और पास्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो कि हमने क्या क्या काम किया, हमने क्या क्या काम कर रखे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी समझ में आने लायक होनी चाहिए, है ना बेटा। अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? जो समझ में आ जाए आपको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड क्लियर एंड consciously. It should be easily to for user to comprehend, especially when with reasonable knowledge of business and economy. अकाउंटिंग के अंदर जो बातें लिखी जाती है बेटा, अब समझ में आएंगी आपको। भाई अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ तो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आएंगी समझ में। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मैंने आपसे एक ट्रांजेक्शन बोला, सोल्ड गुड्स टू राम। तो जब मैं इसकी जर्नल मैं इसके जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड करने वाला हूं बेटा, राम टू सेल। अब ये बात कौन समझ पाएगा? एक अकाउंटेंट समझ पाएगा, एक जिसने थोड़ा बेसिक कर रखा है वो समझ पाएगा। लेकिन जो एक नॉन अकाउंटिंग फील्ड से है, जिसने कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं सुना है, अगर मैं उसको यही लिख के दे दूं सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं लिखी है मैंने, तो उसके लिए क्या है? ये कुछ नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो समझ में भी आनी चाहिए। अकाउंटिंग कैसी है? समझ में आनी चाहिए। तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट की लैंग्वेज दूसरा अकाउंटेंट समझ सकता है और वो उसको दूसरे को समझा सकता है। भाई इस एंट्री का मतलब क्या है? इस एंट्री का सिंपल से मिलेंगे, राम को सामान बेचा गया है, राम को सामान बेचा गया है, राम टू सेल्स, राम टू सेल्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, चीजें कैसी होनी चाहिए बच्चे हमारे पास? कंपेरेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी। अब ये क्या बात कर रही है? कंपैरिजन इसके अंदर अनेबल है। रीजन, आपने 2023 के अंदर अपनी बुक्स बनाई होंगी, 2024 में आप अपनी बुक्स बना रहे हो, 2025 में आप अपनी बुक्स बना रहे हो, क्या इनको आप कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने मेथड अपना सेम रखा होगा, सेम मेथड मैंने यहां पे रखा होगा, और सेम मेथड मैंने यहां पे रखा होगा। तो मैं इनको जाकर के फ्यूचर में कंपेयर भी कर सकता हूं। मैं इनको जाके, अगर मैं सपोज करूं यहां पे आज प्रेजेंट करता हूं, तो मैं फ्यूचर में भी सॉरी पास्ट में जाके भी देख सकता हूं और फ्यूचर में जाके भी देख सकता हूं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कि कैसे चीजों को हम लोग काम कर सकते हैं या फिर नहीं, मतलब मीन्स उनको कंपेयर कर पा रहे हैं। अब कंपैरिजन बेसिकली दो टाइप का होता है। कंपैरिजन बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक कंपैरिजन होता है कि हम अपने अकाउंटिंग को अपने दूसरे ईयर की अकाउंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। और सेकंड आता है बच्चे, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन,
सेम एंटरप्राइजेस अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड, मतलब समय अंतराल में जाकर के 2023 को 2024 से कंपेयर करना, 2024 को 2025 से कंपेयर करना। लेकिन एक आता है इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। इसके अंदर क्या है बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ए को कंपनी बी से कंपेयर करा रहे हैं, कंपनी ए को कंपनी बी से कंपेयर करा रहे हैं, और इसी चीज से बेटा हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व आती है। इट हेल्प अस टू एनालाइज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ओवर टाइम और अक्रॉस बिजनेसेस। हम अपने आप को भी आज से भी कंपेयर कर पाएंगे, और जो हमारी पोजीशन चल रही है एक्चुअल में पूरी इंडस्ट्री के अंदर, उससे भी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। यस और नो? इसको हम लोग पोजीशन को बोल सकते हैं पीयर बिजनेस। आपने एक वर्ड और सीखो बेटा, पीयर बिजनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीयर। मतलब सपोज करो पेंट कंपनी है, पेंट, आपका एशियन पेंट भी है, आपका बिरला पेंट भी है, आपका नेरोलैक भी है, और भी मतलब कंपनियां हैं। तो एशियन पेंट की जो सेल होती है, कहते हैं ईयर, मतलब ईयर टू ईयर, हर साल वो ज्यादा ही होती है, जबकि बिरला की कम होती है, नेरोलैक की थोड़ी और कम होती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। हम लोग, मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि उसकी सेल ज्यादा है? क्योंकि हमने फाइनेंशियल देखे हैं बेटा उसके। आप भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। फाइनेंशियल देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा इसकी सेल ज्यादा है या फिर कम है। सेल ज्यादा है तो इट मीन ज्यादा ही सामान बेचा होगा। तो ये बेटा हमारे पास बेसिक आता है आपके पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। टोटल आपके पास कितने होते हैं? 4। कितने बेटा? सिर्फ और सिर्फ 4। पहला रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वास होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग रेलिवेंस, मतलब जो मेरे लायक है, जिसको मैं समझ पा रहा हूं, जिसको मैं बना पा रहा हूं। नेक्स्ट बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो कि समझ में आने लायक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपेरेबिलिटी, हम दूसरे से भी इसको कंपेयर कर पा रहे हैं और अपने से भी इसको कंपेयर कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग की बेसिक ये चीजें होती है बेटा। तो ये है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना बच्चे।